हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा सब्जेक्ट होगा सीटेट के लिए ईवीएस, जो कि हमारा टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं ईवीएस में 30 एंड टोटल मार्क्स कितने होते हैं 30, जिसमें से 15 नंबर की आपकी विषय वस्तु आती है और 15 नंबर का शिक्षण आता है, जो कि शिक्षण की क्लास हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। सो काफी हेल्पफुल रहेगी वो क्लास भी आपके लिए। और आज की क्लास हमारी विषय वस्तु के लिए होगी, जो कि 15 मार्क्स की है। इसमें हम 15 नंबर के कंटेंट में जो भी टॉपिक आ रहे हैं उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो क्लास को एंड तक देखिए और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है पशु। पशु पशु एनिमल्स। सीटेट में ऐसे ही टॉपिक बनते हैं। सो हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि सीटेट के सिलेबस में दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है, पशु में आता है सांप। सांप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह सरीसृप प्रजाति का रेंगने वाला जीव होता है सांप। नेक्स्ट, सांप को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह चूहों को खा जाता है। जंगल में जो भी चूहे होते हैं उन्हें सांप खा लेता है, इसलिए किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अब भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। 4 प्रकार के। अभी देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट पे है नाग, कुरैद, अफई और दुबिया। ये 4 प्रकार के जो सांप हैं ये जहरीले होते हैं, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। अब हम सांप के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे नाग या किंग कोबरा अपने बच्चे को पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है और उसके पश्चात उसे खा लेता है, मतलब अपने बच्चे को वह फिर खा लेता है नाग। नेक्स्ट पॉइंट है सांप के बारे में कि सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसमें जहर दूसरे तक पहुंचाता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी को सांप काटता है तो उसके 2 ऐसे निशान बन जाते हैं। तो वे निशान किसके रहते हैं? सांप के उन दांतों के निशान होते हैं जिसमें जहर होता है। स्टूडेंट, क्योंकि सीटेट में ऐसे इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो ये जो भी पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से पढ़ो। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सांप कंपन द्वारा आवाज को महसूस करता है, क्योंकि सांप के कान नहीं होते हैं और वह किस उससे सुनता है? अपने कंपन द्वारा। नेक्स्ट है सांप की जो औसत आयु होती है वो 10 से 12 वर्ष की होती है। नेक्स्ट, यह किसी भी जीव को भोजन के रूप में सीधा निगल जाता है। सांप क्या होता है? निगलता है जीव को। नेक्स्ट है हमारा बाघ। अब बाघ के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात, बाघ भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है, क्योंकि आप सबको पता होगा। बाघ के शरीर पर क्या होता है? पीली और काली धारियां होती हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं सबसे अधिक बाघ। और जो बाघ में जो मादा होती है बाघिन, वह अपने बच्चों के साथ समूह में रहती है और वह समूह का नेतृत्व करती है। समूह का नेतृत्व कौन करता है? बाघिन। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है कि बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करती है? तो बाघिन करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है बाघ के नर बच्चे जो होते हैं, ओनली नर बच्चे, वो क्या होते हैं? 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो फिर शिकार करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाघ अंधेरे में मनुष्य की तुलना से 6 गुना ज्यादा देख सकता है। मतलब बाघ को पता चल जाता है, बहुत दूर तक वो देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ हवा से उत्पन्न सरसराहट और किसी जीव के भागने से उत्पन्न सरसराहट को आसानी से अंतर कर लेता है। नेक्स्ट, बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र द्वारा करता है। नेक्स्ट है बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई दे सकती है।
3 किलोमीटर तक क्या होता है, बाघ की दहाड़ सुन सकता है। नेक्स्ट है, बाघ का जो बच्चा होता है वो लगभग 1 से 2 किलो का होता है। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि बाघ का बच्चा कितने किलोग्राम का होता है, तो 1 से 2 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट है हमारा शेर। शेर के बारे में पढ़ते हैं। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट, शेर भूरे रंग का जीव होता है। ये एग्जाम में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि शेर का रंग कैसा होता है, तो भूरे रंग का होता है शेर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है, उसमें क्या है, शेर का अंकन है, उसमें शेर बना हुआ है राष्ट्रीय चिन्ह में। और शेरनी, ये भी बाघ जैसी है इसका, कि शेरनी बच्चों के साथ समूह में रहती है और समूह का नेतृत्व करती है। मतलब जो समूह की देख रेख करती है वो कौन करती है, शेरनी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका शेर के बारे में, शेर के जो नर बच्चे होते हैं वो 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा, हमने बाघ के पॉइंट्स में भी ये पढ़ा था कि बाघ के बच्चे भी 2-3 वर्षों बाद क्या होता है, समूह को छोड़ देते हैं। सो शेर का भी यही है, तो उसके बच्चे, नर बच्चे 2 से 3 वर्ष के बाद समूह छोड़ देते हैं। शेर मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना अधिक देख सकता है। नेक्स्ट, शेर अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र द्वारा करता है। शेर के वो जन्म के समय इसके बच्चे कितने किलो के होते हैं, 2.5 से 3 किलो के होते हैं। और भारत में सर्वाधिक शेर कहाँ पाया जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, किस राज्य में है, भारत के गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में स्थित है। ये पॉइंट आप बहुत नोट कर लीजिए, क्योंकि बाघ का हमने पढ़ा था, बाघ बाघ का बच्चा जन्म के समय कितने का होता है, 1 से 2 किलोग्राम का होता है, जबकि शेर का होता है 2.5 से 3 किलोग्राम। सो आप अगर बाघ आता है तो 1 से 2 किलोग्राम ही टिक कीजिए, और अगर शेर आता है, शेर का बच्चा आता है, तो 2.5 से 3 किलोग्राम। इसमें कंफ्यूज होने की आपको कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा डॉल्फिन। डॉल्फिन के बारे में हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है। डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है। नेक्स्ट है, यह एक स्तनधारी जीव है। यह स्तनधारी जीव है। स्तनधारी कौन होते हैं, जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन कहाँ पाए जाते हैं, डॉल्फिन डॉल्फिन गंगा नदी में प्रयागराज और पटना के मध्य पाए जाते हैं सबसे अधिक। प्रयागराज में पटना के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा केंचुआ। केंचुआ केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है किसान का मित्र, क्योंकि यह मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिसमें क्या होती है, फसल अच्छे से ग्रोथ करती है। एंड सेकंड पॉइंट होगा केंचुए के बारे में कि केंचुए के माध्यम से खेतों में पैदावार बढ़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नीली व्हेल। नीली व्हेल के बारे में देखते हैं, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। इसके पॉइंट देखते हैं, यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला जलीय जीव है और सबसे बड़ा जलीय जीव है। नीली व्हेल क्या है, सबसे बड़ा जलीय जीव है। और यह एक स्तनधारी है, क्योंकि यह क्या करता है, बच्चों को जन्म देती है, और यह फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। और यह सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में।
सबसे अधिक संख्या कहाँ पाई जाती है नीली व्हेल की? प्रशांत महासागर में। जितने भी पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट इन्हीं पॉइंट से पुट अप होता है जो मैं आपको करा रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट है हमारा रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा के देखते हैं पॉइंट्स। रेशम का कीड़ा सहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। किसके पेड़ पर रहता है? सहतूत के पेड़ पर। और यह अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। क्या करता है ये कई किलोमीटर, इसकी क्या होती है, सूंघने की क्षमता ज्यादा अधिक होती है। कई किलोमीटर दूर से ये पहचान सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम पालन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। नेक्स्ट है हमारे गिद्ध, चील और बाज। इनके बारे में देखते हैं। ये मनुष्य की अपेक्षा क्या होता है? 4 गुना अधिक देख लेते हैं। इनके देखने का बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके बारे में कि इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकृति का मेहतर। मेहतर मीन्स होता है कि सफाई कर्मी। एक मिनट। सफाई कर्मी। क्यों कहा जाता है इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी? क्योंकि क्या होता है कि जो भी जानवर मर जाता है तो उसे क्या करते हैं ये? खा लेते हैं। गिद्ध, चील और बाज उसके मृत शरीर को ये खा लेते हैं। सो प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हेडिंग है भोजन के आवश्यक तत्व। जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं, उसमें क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए इसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर पहला है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? यह शरीर में वृद्धि एवं विकास के साथ साथ कोशिकाओं में मरम्मत का कार्य भी करता है। ये क्या काम करता है? कोशिकाओं में मरम्मत का कार्य करता है, और इसकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता, अगर प्रोटीन नहीं होगा तो क्या होगा? हम जल्दी जल्दी से बीमार होंगे, और फिर क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम होती चली जाएगी। सो हमें प्रोटीन खाना चाहिए अपने भोजन में, जिससे क्या होगा, हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। इसके देखते हैं स्रोत। इसके स्रोत में आता है प्रोटीन किस किस चीजों में हमें मिल सकता है? जैसे दूध, अंडा, पनीर, सोयाबीन और मांस। और भी बहुत सारे हैं इसके, लेकिन मैंने आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही यहाँ कराए हैं, जिसमें से होता है दूध, अंडा, पनीर, सोयाबीन और मांस। सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। बहुत अधिक मात्रा किसमें मिलती है? प्रोटीन की, सोयाबीन में। नेक्स्ट अपना आवश्यक तत्व देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH2O का होल N। इसमें क्या होता है? इसका अनुपात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। तो इसमें क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। इसके स्रोत देखते हैं। जैसे गाजर, गाजर में होता है राजमा, गेहूं का आटा, आलू, केला, चावल, सफेद ब्रेड। इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो हमें ये भोजन में लेना आवश्यक है। नेक्स्ट आवश्यक तत्व है हमारा वसा। यह क्या होता है? यह ऊर्जा देने वाला भोजन है। इससे ऊर्जा मिलती है, सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है इससे। और यह कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2 गुना ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर की मांसपेशियों में
जोड़कर शरीर की बाह्य झटकों से क्या करता है, बचाता है बाह्य झटकों से। बसा, इसमें बसा भी क्या होता है कि जंतु, एक होते हैं जंतु बसा और एक होते हैं वनस्पति वसा। जो हमें जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं जंतु वसा, और जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं हम उसको कहते हैं वनस्पति वसा। तो जंतु वसा कौन कौन से हैं, जैसे दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस आदि। और वनस्पति वसा होते हैं अखरोट, बादाम, सरसों और तिल। ये कौन सा है, वनस्पति वसा है। लेकिन इसमें एक नोट पॉइंट यह है कि वसा का अधिक सेवन करने से क्या होता है, मोटापा आता है। इसलिए इन्हें कम मात्रा में ही इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन। विटामिन जो होते हैं वो वृद्धि कारक भोजन होता है। विटामिन का जो विटामिन युक्त भोजन जो होता है वो वृद्धि कारक भोजन होता है। विटामिन में काफी सारे विटामिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट विटामिन के बारे में ही पढ़ेंगे। विटामिन ए जो होता है वो शरीर को स्वस्थ बनाता है, और शरीर में वृद्धि विकास में सहायता कौन करता है, विटामिन ए। धमनियों को स्वस्थ रखने में विशेष सहायता करता है विटामिन ए। इसके स्रोत देखते हैं, विटामिन ए के कौन कौन से स्रोत हैं, जैसे हरी सब्जी, दूध, अंडा, मछली, गाजर, पपीता, मूली, शलजम आदि। ये सब कौन से विटामिन के स्रोत हैं, विटामिन ए के। विटामिन ए से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन विटामिन ए की कमी से क्या होता है, इसकी कमी से हमारे श्वास नली और पाचन नली क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं। आंखें शुष्क हो जाती हैं और कॉर्निया पर सफेद झिल्ली बनने लगती है। मतलब जो हमारी आंखों में कॉर्निया होती है उस पे क्या होती है, सफेद कलर की एक झिल्ली बनने लगती है और दृष्टि हमारी कमजोर हो जाती है विटामिन ए के कारण। इससे बचने के लिए हमें इसके स्रोत का सेवन करना होता है, जो कि हमें भोजन में विटामिन ए की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी हमारे शरीर को क्या करता है, हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत कौन बनाता है, विटामिन बी। विटामिन बी के स्रोत है गाजर, गेहूं, चावल, संतरा, अंडा, सोयाबीन तथा बिना बिना पॉलिश की जो दाल होती है वो किसमें होती है, विटामिन बी। उसमें क्या होता है, विटामिन बी होता है उसमें, बिना पॉलिश की दाल में। विटामिन बी के काफी सारे अन्य, जैसे विटामिन बी टू है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं बी टू। बी टू के बारे में देखते हैं, इसके पॉइंट्स हैं कि यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के पाचन में विशेष भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के पाचन में कौन सा विटामिन भूमिका निभाता है, विटामिन बी टू। इसके स्रोत हैं दूध, मटर, सेम, मांस, अंडा, हरी सब्जी। हरी पत्तेदार सब्जी तो अधिकतर सभी विटामिन का स्रोत है। विटामिन बी टू की जो कमी से क्या होता है, इसकी कमी से शरीर का भार क्या होता है, कम होता चला जाता है विटामिन बी टू के कमी से। नेक्स्ट हमारा विटामिन बी थ्री। यह मानसिक प्रक्रियाओं को क्रियाशील करने और मानव को स्वस्थ बनाने में विशेष भूमिका निभाता है। एक तो मानसिक प्रक्रियाओं को क्रियाशील करने और मानव को स्वस्थ बनाने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता है, विटामिन बी थ्री की। इसके स्रोत में आता है जैसे अंकुरित गेहूं, आलू, अनाज। अनाज की जो बाहरी परत होती है वो बी थ्री में आती है। बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां ईटीसी। हरी पत्तेदार सब्जियां आपने हर विटामिन के स्रोत में है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हमारा विटामिन डी। नेक्स्ट है विटामिन डी। यह क्या होता है, यह हड्डियों से रिलेटेड होता है। विटामिन बी डी जो होता है, सॉरी डी, यह क्या है, हड्डियों में वृद्धि विकास के लिए विशेष भूमिका निभाता है। इसके स्रोत देखते हैं, जैसे मक्खन, अंडे, दूध, पनीर, मछली का तेल और घी। ये सब किस में आते हैं, विटामिन डी में। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस या सूखा नामक रोग हो जाता है, जो कि एक हड्डियों का रोग है।
विटामिन रिकेट्स कैसा रोग है? हड्डियों का। हड्डियों का रोग होता है। विटामिन डी का एक सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश भी होता है। सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट हमारा विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है उसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। ये प्रजनन क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है विटामिन ई, क्योंकि यह जनन क्रियाओं में अपनी विशेष भूमिका निभाता है। विटामिन ई। विटामिन ई के स्रोत हैं गेहूं, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जी, मांस आदि। ये स्रोत किसके हैं? विटामिन ई के। ज्यादातर क्या होता है कि हम जो भी हरे पत्तेदार सब्जी है, मांस है, पनीर है, दूध है, इसमें क्या होता है, इसमें सभी विटामिन अधिकतर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट विटामिन है ये। विटामिन के ये क्या है? रक्त का थक्का बनने में आवश्यक होता है। ये विटामिन के रक्त का थक्का बनने में आवश्यक विटामिन है। विटामिन के स्रोत हैं हरी सब्जी, टमाटर, गोभी, पनीर, अंडे की जर्दी। ये सब किस लिए आवश्यक होते हैं? विटामिन के लिए। एंड विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता। सो हमें विटामिन की बहुत अपने खाने में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब की अपनी अपनी एक मात्रा होती है जो कि हमें बहुत आवश्यक होती है हमारे खाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्षेत्रीय व्यंजन। अब देखते हैं क्षेत्रीय व्यंजन। क्षेत्रीय व्यंजन से आपको मीनिंग तो शायद समझ आ रहा होगा। क्षेत्रीय मतलब जो भी क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यंजन होता है। व्यंजन मतलब खाद्य, जो भी खाने के काम आता है। जैसे खाने में, जैसे यूपी, आप यूपी ले लीजिए। यूपी में क्या होता है? क्या चीज फेमस है यहाँ पर? सहजन। सहजन के फूल की सब्जी। सहजन के फूल की सब्जी। सब्जी। नेक्स्ट है हमारा बिहार। बिहार में क्या फेमस है? लिट्टी चोखा और दाल चावल। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या फेमस है? यहाँ पर है लाल चीटी की चटनी। लाल चीटी की चटनी। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है झींगा मछली। और गुजरात में है ढोकला। शायद आप गुजरात के रहने वाले होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि वहां पर क्या फेमस है? ढोकला। नेक्स्ट है गोवा। गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली। नारियल के तेल बनी मछली। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में क्या है? सरसों का साग, मक्के की रोटी। सरसों का साग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा भोजन का संरक्षण। मतलब हम भोज्य पदार्थों को किस तरह से संरक्षित रख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आलू, प्याज, लहसुन को नमी से बचाने के लिए खुले में रखा जाता है। हम अपने घर पर भी आलू, प्याज और लहसुन को कैसे रखते हैं? खुले में रखते हैं, जिससे कि वो नमी ना पकड़ पाए और जल्दी से खराब ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक हुआ, हरा धनिया हुआ, साग हुआ। इसे क्या करते हैं? हम कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन सीटेट में आया है। इस पॉइंट से क्वेश्चन कि जो हरा धनिया होता है या पालक होता है उसको कैसे रखते हैं? कपड़े में लपेट कर रखा जाता है।
कपड़े में लपेटने से क्या होता है, उस वो ज्यादा दिन तक हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आम, आंवला, मिर्च, लहसुन को अचार बनाकर लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। हम इसका घर पे अचार भी बनाते हैं, आम, आंवले, मिर्च का, क्योंकि इसको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ चीजों को हम भून कर रख सकते हैं, जैसे कि चना हुआ और मूंगफली। चना और मूंगफली को हम कैसे रखते हैं, भून कर रखते हैं, जिससे कि वो जल्दी से खराब नहीं हो पाता है और बाद में भी हम काफी दिनों तक इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीमारियां। यहाँ पर देखते हैं बीमारियां, जैसे जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी देखते हैं, जैसे टिटनेस। टिटनेस, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग भी किससे होता है, जीवाणु की, कुष्ठ रोग होता है जीवाणु से। नेक्स्ट है काली खांसी। काली खांसी भी किससे होती है, जीवाणु से। निमोनिया, निमोनिया भी बैक्टीरिया से ही होता है। तपेदिक हैजा, ये सब रोग किससे होने वाले रोग हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है हमारा विषाणु। विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप सबको पता होगा, वायरस। अब देखते हैं विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जैसे रेबिज। रेबिज किससे होता है, विषाणु से। नेक्स्ट है खसरा। खसरा। नेक्स्ट पीलिया। खसरा, पीलिया। यहाँ पर देखिए डेंगू, वो डेंगू, एड्स, पोलियो, चिकनगुनिया, ये सब किससे होते हैं, विषाणु से, वायरस से होने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले, इसमें देखते हैं प्रोटोजोआ की से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, जैसे पायरिया, प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी। सोने की बीमारी से मतलब है कि इस बीमारी में क्या होता है, ज्यादा नींद आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है, तो ये किसकी उससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है देखते हैं कवक की कमी से रोग देखते हैं। कवक की कमी से होने वाले रोगों के नाम मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एक होता है, यहाँ पर देखिए, एक होता है गंजापन, होता है, वो किससे होता है, कवक की कमी से होता है। नेक्स्ट है दाद। दाद भी कवक की कमी से होता है। खाज, खाज आती है शरीर पर, वो भी कवक की कमी के कारण ही आती है, आदि। नेक्स्ट कुछ नोट पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। नोट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, कुत्ता, घोड़ा, बंदर के काटने से क्या होता है, रेबिज रोग हो जाता है। सी टेट में पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है डेंगू। डेंगू, चिकनगुनिया, एडिस नाम का एक मच्छर होता है, उसके काटने से क्या होता है, डेंगू, चिकनगुनिया होता है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग, जो कि आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आवास। अब हम आवास टॉपिक देखते हैं। आवास में हमारे सीटेट में तीन, जैसे पक्षियों का आवास, जानवरों का आवास और मनुष्य का आवास, हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पक्षियों के आवास के बारे में जानेंगे। तो पक्षियों के आवास में क्या कौन कौन से पक्षी का आवास आता है, जैसे पहला पक्षी हमारा बीबर पक्षी। पहले बीबर पक्षी के बारे में देखते हैं। बीबर पक्षी, बीवर पक्षी के बारे में देखते हैं। बीवर पक्षी अपना घोंसला किस आकार का बनाता है, लालटेन के आकार का बनाता है बीवर पक्षी अपना घोंसला। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका घोंसला जो है वो टहनियों से लटकता रहता है। टहनी से
लटकता रहता है, इसका घोंसला ऐसे लटकता है टहनी से, ठीक है। और नेक्स्ट है, इसके घोंसले का निर्माण जो है वो नर पक्षी करता है। नर पक्षी बहुत सारे घोंसले बनाते हैं, लेकिन मादा पक्षी अपने पसंद के घोंसले में ही रहना पसंद करती है। इसमें क्या होती है इसको बीवर पक्षी को जुलाई, एक मिनट, जुलाई जुलाई पक्षी भी कहते हैं बीवर पक्षी को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कलचिड़ी पक्षी। इसको हम इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में पॉइंट्स देखते हैं कि यह अपना घोंसला जमीन में पत्थरों के बीच में बनाती है, जमीन में पत्थरों के बीच में। नेक्स्ट हमारा कलचिड़ी पक्षी अंडे देने के पश्चात क्या करती है, अपने घोंसले को छोड़ देती है। सीटेट में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जमीन जमीन पर पत्थरों के बीच में घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो कौन सा, कलचिड़ी पक्षी बनाती है। सो हमें इन पॉइंट्स की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा कोआ। कोआ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोआ। कोआ किसी भी पेड़ की ऊंची से ऊंची डाल पर क्या करता है, अपना घोंसला कहाँ बनाता है, सबसे ऊंची डाल पर, सबसे ऊंची डाल पर बनाता है कोआ। जैसे यहाँ पर सबसे ऊंचाई में क्या बनाएगा, कोआ अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोए के घोंसले में क्या होता है, लोहे के तार, कटीली झाड़ियां व पेड़ों की शाखाएं वो अपने घोंसले में यूज करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पक्षी कौन सा है हमारा, कोयल। नेक्स्ट है कोयल। नेक्स्ट है दार्जिलिंग चिड़िया। दार्जिलिंग चिड़िया जो होती है वो क्या करती है, दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसले का निर्माण करती है। दार्जिलिंग चिड़िया दो पत्तों को सिलकर नेक्स्ट है शक्कर खोरा। शक्कर खोरा ऐसा पक्षी है जो क्या करता है, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बनाता है। शक्कर खोरा अपना घोंसला। नेक्स्ट है उल्लू। उल्लू क्या होता है कि यह किसी भी पेड़ के खोखले भाग को घोंसले के रूप में प्रयोग कर लेता है। किसी भी पेड़ के खोखले भाग को क्या करेगा, अपने घोंसले के रूप में प्रयोग कर लेता है उल्लू। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कोयल। कोयल अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है। यह कोयल जो होती है वो कोए के घोंसले में ही अंडे देती है, और कोआ कोयल के अंडों को अपना समझकर क्या करता है, उनकी देखभाल करता है। तो कोयल का अपना कोई घोंसला नहीं होता है, वह कोए के घोंसले में रहती है। नेक्स्ट हमारा फाख्ता। फाख्ता पक्षी कटीली झाड़ी में अपना घोंसले का निर्माण करता है, कटीली झाड़ियों में। और फाख्ता पक्षी जो होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। कहां पर बनाता है, कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है फाख्ता। नेक्स्ट हमारा गोरैया। नेक्स्ट है गोरैया। गोरैया यह सामान्य तौर पर जो मनुष्य के घर होते हैं, जैसे हमारा आपका सबका घर है, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर ही क्या कर लेती है, घोंसला बना सकती है। यह घोंसला जो है वो सुराखों, रोशनदान आदि में इसका घोंसला पाया जाता है गोरैया का। और कबूतर, इसके जैसे ही घोंसले का निर्माण कौन करता है, कबूतर। कबूतर भी ऐसे ही करता है, सामान्य मनुष्य के घर पर ही अपने घोंसले का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट हमारा बसंत गोरी। नेक्स्ट देखते हैं बसंत गोरी। बसंत गोरी को हम क्या बोलते हैं, कठफोड़वा। यह क्या करती है, यह पेड़ के तने में छेद करके उसी में अपना घोंसला बनाती है और उसी में अंडे भी देती है। इसका जैसे ये तना होता है, पेड़ का तना होता है, तो यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर इसका एक
पेड़ के तने में छेद करके यहाँ पर बसंत गोरी रहती है, देखा होगा आपने। नेक्स्ट है हमारा जानवरों का आवास। अब देखते हैं जानवरों के आवास में कौन कौन से पॉइंट हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव कौन कौन से होते हैं? कुत्ता, बिल्ली, छिपकली भी रहती है, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी आदि। ये सब कौन होते हैं? मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जंगल में रहने वाले जीव कौन कौन से होते हैं? शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी। ये सब तो हम जानते हैं, जंगल में रहने वाले जीव। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा पानी में रहने वाले। पानी में रहने वाले कौन कौन से हैं? सांप है, जिसे हम देखते हैं, सांप, बत्तख, मछली, व्हेल, मगरमच्छ और कछुआ। ये सब कौन है? ये है पानी में रहने वाले। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मनुष्य के घर। मनुष्य के घर में सबसे पहले आता है हमारा मिट्टी के घर। मिट्टी द्वारा जो बनाए जाते हैं घर, वो घर आते हैं मिट्टी के घर। इसमें क्या करते हैं कि घरों की दीवारें मोटी मोटी होती हैं, तापमान को अवशोषित करती हैं। इसकी घरों की दीवारें सामान्यतः क्या होता है, ग्रामीण इलाकों में ऐसे घर बनते हैं, मिट्टी के घर। और नेक्स्ट पॉइंट है भारत के राजस्थान, जो राजस्थान राज्य है, वहां पे क्या होता है, वहां पे मिट्टी के घर ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है दीवारों में मिट्टी भूसे भूसे का लेप भी लगाया जाता है। दीवारों में मिट्टी और भूसे का लेप लगाया जाता है। और क्या किया जाता है, फर्श जो होता है वो गोबर से लिपाया जाता है। क्यों लिपाया जाता है गोबर से? क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े नहीं होते, गोबर से कीड़े मकोड़े नहीं आते। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है मिट्टी के घर कहाँ पर बनते हैं, तो राजस्थान उसका आंसर होगा। नेक्स्ट है लकड़ी के घर। लकड़ी के घर अधिक बारिश व बाढ़ वाले इलाकों में बनते हैं। लकड़ी के घर ऊंचाई कितनी होती है इनकी? ये ज्यादा ऊंचे नहीं होते, ये 10 से बस 12 फीट ऊंचे ही होते हैं। जैसे भारत का असम राज्य है, असम राज्य में क्या होता है, वहां बारिश होती है, काफी बारिश होती है, सो ये लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पत्थर और लकड़ी से बने घर, जैसे जहां बारिश और बर्फ अधिक होता है। और छत कैसी होती है इनकी? ढालनुमा होती है। ढालनुमा इसलिए क्योंकि बारिश होती है तो बारिश से पानी छत पर नहीं रुकता है, इसलिए इसे ढालनुमा रखा जाता है। और दीवारों को चूने से लेपा जाता है जिससे कोई कीड़ा ना लगे। नेक्स्ट है एक मंजिल या बहुमंजिल घर। कहाँ पर होते हैं? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। कहाँ कैसे घर होते हैं? एक मंजिल भी बने होते हैं और बहुमंजिल घर भी होते हैं वहां पे। नेक्स्ट है ईंटों के मकान। ईंटों के मकान तो आपने देखे होंगे, हमारे आसपास जितने भी जैसे ये हैं मैदानी भागों में, वहां कैसे होते हैं? ईंटों से बने हुए मकान होते हैं। नेक्स्ट हमारा बर्फ का घर। बर्फ का घर बना हुआ क्या कहलाता है? इग्लू, जहां बर्फ अधिक मात्रा में पाया जाता है। घरों का निर्माण बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर किया जाता है इसमें। और इसकी आकृति कैसी रखी जाती है? गुंबदनुमा रखी जाती है। प्रवेश द्वार छोटे बनाए जाते हैं ताकि उनमें हवा कम जा सके, कम हवा जाए, क्योंकि ठंडे इलाकों में होते हैं ये घर, वहां ठंड बहुत पड़ती है। नेक्स्ट है हाउस बोट। हाउस बोट आपने अधिकतर देखी होगी। तैरता हुआ घर भी कहा जाता है हाउस बोट को। इसका निर्माण जो होता है वो नाव पर किया जाता है। एक मंजिल भी हो सकते हैं ये और 2 मंजिल भी, मतलब 2 या 2 से अधिक मंजिल भी ये हो सकते हैं, बहुमंजिल भी हो सकते हैं। ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं हाउस बोट? जम्मू कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टेंट। टेंट तो अस्थायी घर होता है। इसमें क्या कपड़ा, प्लास्टिक व लोहे का द्वारा निर्मित होती है टेंट। और इसका प्रयोग बाढ़ बचाव, भूकंप प्रभावित वे पर्वतरोही जो होते हैं वो क्या करते हैं? टेंट का ही प्रयोग करते हैं, टेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है जल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? जल। देखिए जल के बारे में भी देख लेते हैं। जल, पृथ्वी पर कितने परसेंट जल मौजूद है? 71%। तो जल की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3। नंबर 1 ठोस, द्रव, गैस। ठोस में जैसे बर्फ,
द्रव जैसे जल हो गया, और गैस जैसे जलवाष्प। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण तो हमें अधिकतर पता ही है कि दैनिक जो भी हमारा कचरा होता है उसको जल में बहाने से वो क्या कर देता है, जल को प्रदूषित कर देता है। ऐसे ही जो मरे हुए जीव होते हैं उन्हें क्या करते हैं, बहुत से लोग उन्हें जल में गिर देते हैं। सो क्या हो जाता है, वो जल प्रदूषित हो जाता है। और फिर उस जल को, जब हम दूषित जल को पिएंगे तो हमें रोग, क्या क्या रोग हो सकते हैं ये देखिए। जैसे डायरिया, पीलिया, टाइफाइड, और हड्डियों का कमजोर होना भी एक तरह से जल का ही कारण, प्रदूषित जल पीने का ही कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा यात्रा। नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा यात्रा। चलिए अब हमारा टॉपिक आता है यात्रा। यात्रा में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अब पहला है अलबरूनी। अलबरूनी, अलबरूनी जो था यह भारत में अरब देश से आया था। ठीक है। और यह कहाँ का निवासी था, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। और इसकी बुक्स कौन कौन सी है, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। इसकी दो किताबें हैं मेन, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यात्री था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो था वो यूनानी देश विदेशी यात्री था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये पूछा जाता है कई बार कि वो किसके दरबार में आया था मेगस्थनीज, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगस्थनीज की बुक है इंडिका। नेक्स्ट है हमारा फाइयान। फाइयान जो है एक चीनी विदेशी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। और इसने, फाइयान ने भारतीय संपन्नता तथा आर्थिक समृद्धि का वर्णन किया है, फाइयान ने। नेक्स्ट है हमारा हिंगसांग। नेक्स्ट है हमारा हिंगसोंग। हिंगसोंग चीनी यात्री था और ये किसके दरबार में आया था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। और हिंगसोंग जो है, हिंगसोंग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, हिंगसोंग। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया है। नेक्स्ट है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया, 2 बार। वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री था और यह कहां पर आया था, तो सबसे पहले केरल के एक निकट कालीकट बंदरगाह पर आया था। कालीकट बंदरगाह पर। और इसने भारत में किस चीज का व्यापार किया, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भारत में मसालों का व्यापार किसने किया था, तो किसने किया था सर्वप्रथम, वास्को डिगामा ने। स्टूडेंट इन सब की डिटेल हम हिस्ट्री जीके की क्लास में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हमें सी टेट के लिए पढ़ना है। सो हम इतनी ही जानकारी हमारे लिए काफी है। नेक्स्ट है हमारा यात्रा के लिए जो रेल टिकट हमें मिलता है, उस पर क्या क्या होता है ये देखते हैं। यात्रा के लिए हमें जो टिकट मिलता है देखते हैं। इस पे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा यात्रा करने वाले व्यक्ति का लिंग और आयु लिखी रहती है टिकट पर। नेक्स्ट है गाड़ी का नंबर और नाम लिखा रहता है, पीएनआर नंबर भी लिखा रहता है। यहाँ पर यात्रा, यात्रा की तिथि और प्रारंभ अंतिम स्टेशन का नाम भी और समय वहां पर लिखा रहता है टिकट पर, जो हमें टिकट मिलता है। और नेक्स्ट है यात्रा व्यय और कुल राशि। नेक्स्ट है कोच संख्या, सीट संख्या। यात्री का नाम व पता नहीं होता, क्या होता है, नहीं होता है। और इसकी जानकारी किसे होती है, टीटी के पास होती है इसकी जानकारी। यात्री के नाम और पता की जानकारी किसके पास होती है, टीटी के पास।
क्या होता है कि एग्जाम में हमें जब ऑप्शन देता है तो ऐसा पूछा जाता है कि इसमें से नहीं, टिकट पर नहीं लिखा रहता या नहीं रहता, तो उसमें से हमें क्या होता है, जब हमें इन सारे पॉइंट्स का पता होगा तभी हम उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं ताकि जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इस टाइम पे क्या है, एग्जाम आने वाला है तो टाइम बहुत कम है, सो आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि क्लास उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए।